नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। जो हमारा यूपीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो आपका आज आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो 2021 वाले पेपर का मिलेगा, क्योंकि जो 2022 में पेपर हुआ था उसका मैंने आपको अपलोड सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देखना जरा। उससे देखो, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर को करने का आपको लाभ यही मिलता है कि आपको सवालों का ट्रेंड पता लग जाता है कि किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और हर बार कहाँ से सवाल करने का प्रयास है। तो वही आपको इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद में आपको ये अंदाजा लग जाता है कि आयोग की आखिर मंशा क्या है, आयोग आखिर सवाल उठाता कहाँ से है। और इसमें देखो, और भी एक चीज और ध्यान रखना कि जो करंट अफेयर है 2021 वाला जो पेपर है इसका जो करंट अफेयर है, हालांकि जो 2022 का पेपर था उसका मैंने करंट अफेयर कराया था आपको, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2021 के पेपर के करंट अफेयर नहीं कराऊंगा कि उसका कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि वो जो पेपर में जो करंट अफेयर आया है इसमें अब वो आपसे तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अब जो 2023 का पेपर होगा 14 मई के लिए, वो क्या होगा, वो आपका पूरी तरीके से 2023 पर ही रिलेट करेगा या 2022 से रिलेट करेगा। तो इसी वजह से इसका करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमें इसका केवल और केवल क्या देखना है, जो आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है, जो हमारे सिलेबस में है, उनको हमें देखकर यहाँ पर चलना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पेपर को लेकर। अब देखो, कहने के लिए तो यूपीपीसीएस के लिए यूपीपीसीएस का ही हम वो कर रहे हैं रिवीजन, लेकिन इससे आपको हेल्प किस में मिलेगी, बीओ में भी, आरओ और एआरओ में भी आपको इसके साथ साथ हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। यूपीएससी में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं। तो 2021 का पेपर है और कब हुआ था, तो 14/10/2021 को हुआ था ये। पहला सवाल है, देखो क्या कहता है पहला सवाल। वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब यदि वो कहते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपको जरा यहाँ पर देखो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सुमेलित नहीं है। जैसे वो कह रहा है कि इधर तो तीर्थंकर है, इसका मतलब ये किससे संबंधित है। देखो, ये जो संबंधित है ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर, और 24वें तीर्थंकर ही कौन थे, 24वें तीर्थंकर ही थे हमारे महावीर स्वामी। तो पहले तीर्थंकर, और अब ये कह रहा है कि जो ये तीर्थंकर इधर दिए हुए हैं इनको ये इधर बता रहा है कि निर्वाण स्थल इनको कहाँ कहाँ निर्वाण स्थल प्राप्त हुआ था। जैसे आपसे कहते हैं कि ऋषभनाथ को निर्वाण स्थल अष्टपाद में प्राप्त हुआ था, ये ठीक है आपको। यदि आप महावीर स्वामी को देखें तो महावीर स्वामी को भी निर्वाण स्थल पावापुरी में प्राप्त हुआ था, और नेमिनाथ को देखें तो इनको भी उर्जंत में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना, अर्थात वासुपूज्य। वासुपूज्य को संवेद शिखर पर यहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो फिर हुई कहाँ थी देखो। तो जो वासुपूज्य थे वो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम जया देवी था तथा पिता का नाम वसुपूज्य था। इनके शरीर का वर्ण लाल और चिन्ह भैंसा था। सबके चिन्ह 24 तीर्थंकरों के आपके चिन्ह जरूर याद होने चाहिए। मैचिंग के लिए कभी कभी पूछ लेता है कि कौन किससे संबंधित है, जैसे महावीर स्वामी सिंह से संबंधित है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही अब आप इनको भी ध्यान रखेंगे कि वासु पूज्य जो थे इनका जो चिन्ह था वो क्या था, वो भैंसा था। वासु पूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, अर्थात वासु पूज्य का जो जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, चंपापुरी में। और चंपापुरी में ही इनको क्या प्राप्त हुआ था, निर्वाण। इसका मतलब वासु पूज्य को जो अष्ट जो उसने दिखाया पीछे संवेद शिखर पर उनको निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, उनको चंपापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमल नाथ, सॉरी, इनका निर्माण स्थल संवेद शिखर है। तो जो संवेद शिखर पर जिनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी वो विमल नाथ थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। देखो हड़प्पा सभ्यता, देखो ध्यान रखना, जो हड़प्पा सभ्यता है इससे हर साल सवाल आते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को आप अच्छे से पढ़ के जाना, वहां से आपको सवाल जरूर मिलेगा। जैसे मैंने पीछे करंट अफेयर में बताया कि राखी गढ़ी अक्सर न्यूज में है, क्योंकि वहां से ज्वेलरी वगैरह भी मिली है। तो इसको जरा अच्छे से ध्यान रखना कि राखी गढ़ी कहाँ है, कब इसकी खोज हुई, किसने इसकी खोज करी। तो थोड़ा सा इससे रिलेट करके याद रखना आप लोग। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी कहाँ है। देखो जो मांडा स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता का, वो मांडा एक तो होता है मांडा। मांडा की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर चले जाना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है ये।
लेकिन वो कह रहा है मांडी। तो मांडी जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के भी कहा, मुजफ्फरनगर जिले में। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मांडी है। जैसे, तो जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। और बगरा बिलौत में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इन अवशेषों को हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौर्यों के बाद में, अब आप जानते हैं कि मौर्यों के बाद में जो आए थे वो सातवाहन आए थे। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आ गए, उसके बीच में भी कुछ वंश रहे हैं, लेकिन मौर्यों के बाद ही ये अस्तित्व में आए थे। अब देखो, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो सातवाहन नरेश थे वो जो आपके प्राकृत भाषा को मानते थे या प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये आपका एकदम राइट है, हाँ जी, सातवाहन वंश के नरेश जितने भी थे वो प्राकृत भाषा के पोषक थे। फिर कहता है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो सातवाहन के कालों में भी, हाँ, ये भी ठीक है आपका कि जो सातवाहन का काल रहा सातवाहनों का, इन्होंने लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया, ये भी ठीक है। और सातवाहन शासकों के में एक चीज और याद रखना कि इन्होंने अपने वंश में शीशे के सिक्के प्रचलित किए थे। तो शीशे के सिक्के किसने चलवाए? सातवाहन शासकों ने। और सबसे प्रतापी राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसी ने ही नहपान को हराया था। तो इस प्रकार आंसर क्या बनेगा? बी। सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृतिक, लिपि ब्राह्मिण थी। सातवाहन शासक हल ने प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस का मुक्त काव्य तथा मुक्त काव्य गाथा सप्तशती लिखा है। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट, और फिर से कथन ए दिया है और उसका कारण आर। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। देखो, एक एक तरफ से तो कह सकते हैं कि हाँ, मुगल साम्राज्य एक तरफ से सैनिक राज्य था। और ये कह रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर थी। अब देखो, जिसकी सेना बलवान होगी, सैनिक शक्ति ज्यादा होगी, वही क्या करेगा? वही राज करेगा। तो वही काम यहाँ भी करने कह रहा है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये भी ठीक है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये भी ठीक है। और आर जो है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा? एक। तो यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना भी थी, जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में पूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, अब ये कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो सुमेलित कौन नहीं है? अब आप देखो, राणा हमीर देव जो थे वो मेवाड़ के शासक थे, ये आपका ठीक। राणा चुंडा जो थे वो मारवाड़ के शासक थे, ये भी आपका ठीक है। मलिक राजा फारूकी जो थे वो खान देश से संबंधित थे, ये भी आपका ठीक है। और देखो, मलिक सरवर एक ख्वाजा जहां, जो मलिक सरवर एक ख्वाजा जहां है, इसका मालवा से संबंध नहीं था, ये जौनपुर से संबंध था इसका। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका? डी है। तो जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अब देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या कितने कितने सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से बनकर आते हैं। जैसे, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो देखो, ये जो काम किया था फ्रांसीसी लुई ने किया, मार्क टुली ने नहीं, फिलिप ने। ये वेब मिलर साहब, जो धरसना में कांड हुआ था उसके सत्याग्रह के बारे में समाचार जो दिए थे वो आपके वेब मिलर साहब ने दिए थे। मई 1930 में मुंबई में अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंबई में धरसना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ पर 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं महात्मा गांधी के पुत्र मणिक लाल के नेतृत्व में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने धरसना नमक कारखाने का घेराव किया। अंग्रेजों द्वारा इन पर भीषण लाठीचार्ज किया गया, जिस कारण दो सत्याग्रहियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? और नौजवान सभा का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह ने।
नौजवान सभा का गठन जो हुआ वो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसमें के सदस्य कौन नहीं थे? तो वो भगत सिंह तो होंगे ही होंगे। यशपाल भी थे। यशपाल HSRA के भी सदस्य रहे। यशपाल HRA के भी सदस्य रहे, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अर्थात ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। और छबली दास भी इसके सदस्य रहे थे। तो अंबिका चरण, जो अंबिका चक्रवर्ती थे, ये इसके सदस्य नहीं थे। तो 1926 में लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सरदार भगत सिंह, छबलीदास, यशपाल ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसान राज्य स्थापित करना था। नेक्स्ट। अब कह रहा है कि निम्नलिखित यात्रियों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। अब देखो, यदि इनका आपको डेट पता है तो आराम से इनको आप लगा सकते हैं। तो देखो, जो आपको आता है कम से कम वो तो लगा ही लो। देखो, विलियम हॉकिंस जो आया था वो 1608 में जहांगीर के समय में भारत आया था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कहाँ पहुंचा था? सूरत। और यदि आप देखें, जो राल्फ फिंच था, राल्फ फिंच इससे भी पहले आ जाता है। इसका मतलब इन सब में देखा जाएगा तो देखो, सबसे पहले कौन आएगा? यही आएगा, राल्फ फिंच ही आएगा। सबसे पहले जो आया था वो राल्फ फिंच आया था। अब आप उसमें दो को देख लो। देखो, शुरू में दो ना तो सी में है, ना ही बी में है, और ना ही डी में। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या लगेगा? अब आपका आंसर डायरेक्ट लग जाएगा, क्योंकि जो आता है कम से कम वो तो देख लो। और इस प्रकार फिर आप ऑप्शन को मैचिंग कराओ। देखो, विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था, जो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। और अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। राल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 ईस्वी में आगरा पहुंचा था। और सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था, जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। और निकोलस डाउंटन मार्च 1615 में भारत आया था। ये ध्यान रखना है आपको। तो यदि आपको पहला ही पता होता कि पहला कौन है, तो आराम से उसका आंसर लग जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था? अब देखो, इसमें कौन शामिल नहीं था, कौन कौन शामिल था? देखो, जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था वो मुजफ्फर अहमद उसमें शामिल थे, नलिनी गुप्ता उसमें शामिल थी, शौकत उस्मानी भी शामिल थे। तो MA अंसारी उसमें शामिल नहीं थे। तो आंसर डी होगा आपका। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में MN राय, श्रीपत अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलु चेट्टियार अभियुक्त बने थे, अर्थात इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां कृतक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? देखो, ये किसने कहा था? ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। इस प्रकार को कथन अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो कथन थोड़ा सा ध्यान रख के चलना और कुछ कथनों को याद करके भी जाना। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उपर्युक्त अवसर पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए, मगर जाते जाते वो शरारत के बीच हो गए। हमें इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते। नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो, यदि आपको घटनाओं के क्रम याद है, इनकी डेट याद है, तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि शारदा अधिनियम कब आया था, तो शारदा अधिनियम आया था 1929 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1923 में। उसी प्रकार देखेंगे, जो आपका दांडी मार्च था वो आया था आपका 1930 में। ठीक। नेक्स्ट है आपका नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट कब लाई गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी 1928 में। तो देखो, दो दो बनने हैं यहाँ पर। आप साइमन कमीशन को एक तरीके से देखें तो हाँ ठीक है, इसे ये कह रहा है कि गठन कब हुआ, तो कोई इसका गठन हुआ था 1927 में, लेकिन ये भारत कब आया था? 1928 में। ये ध्यान रखना। अब आप इसे मैच करा लो। तो सबसे पहले कौन बनेगा? तीन। तो तीन देखो किसमें है, तो सी को भी हटा दो, डी को भी हटा दो और बी को भी हटा दो। अब आप आंसर डायरेक्ट ए लगा सकते हैं। तो शारदा अधिनियम 1929 में आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, साइमन कमीशन 1927 में, दांडी मार्च 1900 में हुआ था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम देखो, अब भी वाइकोम सत्याग्रह अब भी न्यूज में है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखो, ये इसमें कौन सा सही है ये देखना होगा। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ये ठीक है आपका। जो अस्पृश्यता होती है और जातिगत भेदभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता था। इसी वजह से क्या था कि हाँ, जो केरल के जो हिंदू समाज था,
उसने विद्रोह कर दिया। जो नीची जाति का हिंदू समाज था उसने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। इसके विरुद्ध जो ऊंची जाति के लोग थे वो, क्योंकि वो ऊंची जाति के जो लोग थे वो मंदिर में प्रवेश के लिए भी नीची जाति के लोगों को मंदिर में जाने से भी मना करते थे, और उसके साथ साथ जो मंदिर के लिए सड़क जाती थी उस पर भी उन्हें चलने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इसी वजह से यहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा क्रोधित थी, इसी वजह से यहाँ पर सत्याग्रह बना। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया, तो ए भी ठीक और दो भी ठीक, तो इसका मतलब आंसर सी आपका बनेगा। तो केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावण कौन, जो कहाँ है, केरल। एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वाइकोम सत्याग्रह, कब से कब तक, 1924 से 1925 तक चला। नाम दिया गया 1925 में, अर्थात मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने वाइकोम पहुंचकर वाइकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। विलियम बेंटिंग जानती हैं, गवर्नर वाइसराय था। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 फरवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। देखो किसने नहीं की, लाला लाजपत राय ने की थी, कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें सत्र 1905 में जो हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भी की, 1939 में भी की। लाला लाजपत राय ने 1920 में की थी। कलकत्ता में जो आयोजित हुआ था विशेष अधिवेशन हुआ था वहां पर, उसकी अध्यक्षता की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था। तो देखो विभागीय, यदि आपको ये भी पता है कि विभागीय पद्धति की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो विभागीय पद्धति की जो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति के बाद में, जो अधिनियम आया 1861 का अधिनियम, उसी के तहत यहाँ पर भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य हेतु किया गया था। इस अधिनियम ने कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया। यह प्रथम अवसर था जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। Right. राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी, तो अदालत आला राजा रंजीत सिंह ने बनाई थी लाहौर में। आंसर आपका बी होगा। रंजीत सिंह का राज्य चार प्रांतों में विभाजित था। एक तो कश्मीर, दूसरा मुल्तान, पेशावर, और तीसरा था आपका लाहौर में बटा हुआ था। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थापित थी और रंजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट आप देखो भूगोल से संबंध देख लेते हैं, और भूगोल में भी किसको सबसे पहले देख लेते हैं, भारत का भूगोल क्या कहता है। देखो भारत के भूगोल में कह रहा है कि एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की सिंगरौली में स्थित इकाई के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। और कह रहा है यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। क्या ये ठीक है? ये आपका ठीक नहीं है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है। इसका मतलब जब पहला ही कथन आपका गलत हो गया, तो ना तो देखो ये बनने वाला, ना ही आपका ये बनने वाला। अब इनमें से देख लेते हैं आगे। यह एक एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। हाँ, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो इसका मतलब आंसर आपका बी लगेगा। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी, जबकि इसका संचालन 1982 से किया जा रहा है। एनटीपीसी की पहली इकाई है, और सिंगरौली क्षेत्र दो राज्यों के दो जिलों में विस्तारित है, अर्थात मध्य प्रदेश में सिंधी तथा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। इस क्षेत्र में तीन सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, तथा विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली बारिश के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो इसमें कौन सा कारण होगा। तो जो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, यदि आप इसे ऐसे देखें, मान लो एक बार के लिए
तो देखो, भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो जो इधर है, यहाँ आप मेडिटेरियन सी को देखें तो यहाँ है आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो इन्हीं हवाओं के कारण ही क्या होता है, इन्हीं हवाओं के कारण ही भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत में वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, यहाँ पर तो बर्फबारी के रूप में वर्षा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हवाएं मैदानी भाग में प्रवेश करना प्रारंभ करती है तो यहाँ पर ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ये वर्षा कर देती है यहाँ तक। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है। तो आंसर आपका सी लगेगा। तो मैप से भी देख सकते हैं, देखो ये है आपका भूमध्य सागर। ये आपका पूरा भूमध्य सागर की। तो इसी से ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या होता है, इधर से ही हवाएं जो चलती हैं पूरब की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं भारत की तरफ। तो जैसे जैसे ये यहाँ पर आती है तो उसी तरीके से यहाँ पर ये वर्षा करती है। तो इसका मतलब पश्चिमी विक्षोभ के कारण सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बारिश होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। इधर से ही तो हवाएं आती हैं, यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट, शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का भारत में आगमन होने के कारण वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे पछुआ विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी मैदानी भाग में पंजाब, हरियाणा, बिहार शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण होता है। इससे रबी की फसल को लाभ होता है। नेक्स्ट, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? देखो, लौंग जो होती है, एक तरीके से लौंग आपकी कली होती है। फूल की जो कली होती है उसी वही आपकी लौंग होती है। तो सी आंसर होगा इसका। लौंग का वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना है आपको, सीजियम एरोमेटिकम। तो सीजियम एरोमेटिकम लौंग का वैज्ञानिक नाम है। यह मिर्टेसी कुल का पौधा है। यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है, जिसे भारत में मसाला एवं औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। विश्व में इंडोनेशिया में लौंग का जो इंडोनेशिया है वो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जबकि भारत में, देखो भारत में लौंग सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद तमिलनाडु के बाद आप कर्नाटक देखेंगे, और कर्नाटक के बाद आप इसमें केरल को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? अब देखो, कोको का जो प्रमुख उत्पादक देश नहीं है वो लातविया नहीं है, यहाँ पर नहीं होती। घाना में होती है, कैमरून में होती है, आइवरी कोस्ट में भी होती है। इसका मतलब आंसर क्या लगेगा आपका? लातविया। लातविया कहाँ है? जो लातविया आप देखेंगे, जो बाल्टिक सागर है ना, आपका यूरोप में बाल्टिक सागर के तट पर है आपका लातविया। कोको बीन्स का उत्पादन कोकोआ वृक्ष से होता है, जिसे सुखाकर चॉकलेट बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके तेल का इस्तेमाल त्वचा, बालों में लगाने तथा खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। विश्व में कोको के तीन सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जैसे आइवरी कोस्ट, घाना और इंडोनेशिया। कैमरून भी कोको का एक बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन विकल्प में क्या है, लातविया ऐसा देश है जहाँ कोको का कम उत्पादन होता है। अब देखो, मैं आपको जरा मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ है। तो ये है आपका, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो ये आपका अफ्रीका में घाना, और इसी के बराबर में आपको एक देश और मिल जाएगा, जो आपने पीछे देखा था इसमें, ये आपका कैमरून, सॉरी आइवरी कोस्ट। आपका आइवरी कोस्ट में ही मिल जाएगा, और ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर। तो इसी पर ही यहाँ पर आपको लातविया मिलेगा, देखो। ठीक। Next। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखो, खारे पानी की, भारतवर्ष की बात कर रहा है, भारतवर्ष में सब खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सांबर है। झील का मतलब लगा देना, क्योंकि इसी में ही इसने एक ही सवाल में मतलब दो सवाल इसी से ही रिलेट करके पूछे हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, ध्यान रखना, ये लैगून झील की बात करें तो चिल्का झील होगी, जो उड़ीसा में है। इसका क्षेत्रफल 1100 किलोमीटर का। जबकि सांबर झील राजस्थान में है, देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखना आपको। तो उपयुक्त दोनों झील रामसर सूची के अंतर्गत आती है। तो देखो, अगला इसने पूछ लिया, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? अब देखो, पूर्वी तट की बात कर रहा है और लैगून झील की बात कर रहा है। तो यदि आप देखें, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो इधर ही आपको मिलेगी, यहाँ पर उड़ीसा राज्य में चिल्का झील। तो चिल्का झील इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पुलिकट झील। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चिल्का झील, एक सेकंड, राज्य की सीमा पर श्रीहरिकोटा के बैरिक द्वीप पर स्थित है चिल्का झील।
के पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कोलेरू झील, यह ताजे पानी की झील है जो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। और कैलोवेली झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। किलो वैली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। और फरवरी 2021 में सरकार ने इस झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित भी किया है। अब कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। वो देखो इधर जलप्रपात दिए हैं और इधर वो नदी दी है कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो जो आपका हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, ये आपका ठीक है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है, ये भी ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी आपका ठीक है। तो बूढ़ी घाघ प्रपात जो है वो कांची नदी पर नहीं है। तो वो कहाँ है, देखो। तो बूढ़ी घाघ प्रपात को लोध प्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित बूढ़ा नदी का पानी 468 फीट की ऊंचाई से सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य बनाता है। तो बूढ़ा नदी पर ही है ये। नेक्स्ट है आपका, इधर आपके खनिज अन्वेषण दिए हैं और इधर मुख्यालय दिया है। जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तो अब आप इसमें मैच करा लो। देखो मैच कैसे कराएंगे वो देखो। यदि मैं आपसे कहूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, तो इसका मतलब ए का चार लगेगा। ओ सॉरी, हाँ ए का चार लगेगा। तो इसका मतलब ना तो बी बनेगा और ना ही आपका डी बनेगा। वो कह रहा है कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तो जो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है वो नागपुर में है, अर्थात महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब ए का चार और बी का तीन देख लो। तो ए का चार आपका, बी का तीन सी में ही है, बाकी को आप मैच करा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम वो आपका हैदराबाद में, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वो आपका मुख्यालय उसका भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम वो आपका हैदराबाद में, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आपका भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। अब देखो भारतीय गंगा नदी, आप कहें कि देखो गंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश यूपी आती है। यूपी के बाद में आप बिहार देखेंगे, बिहार के बाद में आप झारखंड देखेंगे, झारखंड के बाद में आपका वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पांच। भारत के पांच राज्यों से गंगा नदी होकर गुजरती है। और सबसे ज्यादा गंगा की जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो ऐसा नहीं है, देखो कोई भी नदी अकेले नहीं बह सकती। इसके साथ साथ क्या होगा, इसकी कुछ सहायक नदियां होंगी। और जो कुछ सहायक नदियां होंगी तो इनके कुछ नाम भी होंगे। तो वही कह रहा है कि गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कौन नहीं है। तो पुनपुन है, ये भी ठीक है। अजय जो है, अजय नदी, ये भी ठीक है। और जलांगी नदी में जोक नदी जो है वो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है फिर, ये जो है आपकी ये महानदी बेसिन का हिस्सा है। आंसर आपका इसमें डी लगेगा। तो देखो ये आपका गंगा नदी का मैप है। थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से गंगा नदी जाकर अंत में जाकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अब फिर से इधर भारत के राज्य दिए हैं और सबसे ऊंची चोटी दी है। अब देखो मैच कराएंगे। देखो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। एक ए का चार देख लो। ए का चार है तो बी को भी और ए को दोनों को हटा दो यहाँ से। अब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। तो बी का तीन लगा लो। तो ए का चार बी का तीन आपका डी में लग जाएगा। तो आंसर तो डी बनेगा, बाकी को मैच करा लो। जैसे नागालैंड, नागालैंड की है सारामती, और मध्य प्रदेश की है धुपगढ़। आंसर आपका इस प्रकार डी होगा। तमिलनाडु डोटाबेट्टा, राजस्थान की गुरु शिखर, और नागालैंड की सारामती, और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी, ये सबसे ऊंची चोटी है अपने अपने राज्यों में। नेक्स्ट, कथन दिया है और कारण दिया है और पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो कहता है देखो, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये आपका ठीक है बिल्कुल। जो आप अभी आपको मैंने बताया था, ये आपके इधर से गंगा नदी और इधर मानसरोवर झील के पास से ही गंगा नदी पहले ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से आती थी। उसके बाद में जो देखो इन्होंने अपना रास्ता परिवर्तित किया थोड़ा। जो तीस्ता नदी थी वो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती थी और पहले कभी वो इसका हिस्सा थी, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी अब वो यहाँ तक चली आई है। तो इसका मतलब क्या है, अब वो जो तीस्ता नदी है वो गंगा की सहायक नदी ना होकर वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। नदी अपहरण अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, अर्थात नदियों का अपहरण करना हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, ये आपका ठीक है। क्योंकि
देखो हिमालय की नदियां कैसी हैं? हिमालय की नदियां हैं नवीन, नवीन प्रकार की, अपनी युवा अवस्था में। इसी वजह से क्या है, ये बहुत तेजी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ सरसराते हुए चलती है। तो इसी वजह से क्या करती है कि जो छोटी नदियां होती हैं, उनका ये अपहरण करने के लिए जानी जाती है। तो इसी वजह से इसका एक प्रमुख गुण बनेगा। तो कथन ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो एक ही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या लगेगा? ए। तो ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी, और तीन अलग अलग नदियों तथा करातोया, पूर्णभाबा और अतरई के रूप में जलपाईगुड़ी से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। हालांकि 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल दिया, दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक पराक्रम है, जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर दिक अपर्दन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो, इधर स्थान है, इधर आपका जनजाति है। कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। लेकिन ये पूछ रहा है कि वो कौन सुमेलित नहीं है। इसका मतलब कौन सा सही यहाँ पर नहीं मिलेगा। यदि आप देखें, स्वीडन तथा फिनलैंड में लेप्स जनजाति पाई जाती है, ये आपका ठीक है। अरब मरुस्थल में रोवाला पाई जाती है। बोर्नियो में पुनान पाई जाती है। और ये जो है आपके अलास्का में कोरिया पाई जाती है। अलास्का में कोरिया की जनजाति नहीं पाई जाती। जबकि ये कहाँ पाई जाती है, ये जो है आपकी कोरिया की जनजाति या रूस में पाई जाती है। ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो आपका ए बनेगा। तो कोरिया की जनजाति अलास्का में नहीं, रूस में की जनजाति है, जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी पाई जाती है। 2010 की रूसी जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 7,953 है। मेकांग नदी, मेकंग नदी कहाँ बहती है? देखो, एक से एक किसी एक देश में तो बहती नहीं है, चाइना से उद्गम होता है। हालांकि चाइना में भी कहाँ, जो आपका तिब्बत का पठार है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अब आप देखो, मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, ये आपका ठीक है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, नहीं। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है। तो इसका मतलब केवल कथन आपका एक ही सही है। तो मेकांग डेल्टा कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम में स्थित है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और 3,000 मील प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। यह नदी 6 देशों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना। पहला चाइना, दूसरा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। म्यांमार, लाओस तथा लाओस थाईलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ये ध्यान रखना है कि म्यांमार और लाओस के बीच कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो मेकांग नदी। उसी प्रकार लाओस और थाईलैंड के बीच कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो भी आपका मेकांग नदी ही इसका आंसर लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर स्थानीय पवनें दी हुई हैं, और इधर पवनों के स्थान दिए गए हैं कि कौन सा। स्पेन में पूछे कि कौन सी पवन चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, स्पेन में लेवेस पवन चलती है, ये आपका ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर चलती है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर चलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में सामर जो है वो नहीं चलती। इसका मतलब आंसर जो बनेगा आपका वो ए ही बनेगा। तो कहाँ चलती है? देखो, सामर जो है जून जुलाई के महीने में प्रवाहित होने वाली एक गर्म शुष्क एवं धूल भरी हवा है, जो इराक में, ईरान में और अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। इनकी गति जो होती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। नेक्स्ट, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो नोबी और देखो, जो कांतो मैदान आपको देखने को मिलेंगे वो एक तरीके से उत्तर कोरिया में भी नहीं है, दक्षिण में भी, और चाइना में। इसका मतलब जापान। नोबी और कांतो मैदान जो है वो आपके जापान में देखने को मिलेंगे। तो नोबी, ये जापान में 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला मैदान है, जो इबी, इशो एवं नागरा नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और कांतो, यह जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, जो मध्य होन्सू के कांतो क्षेत्र में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के द्वीपों में पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर प्रवाहित क्रम को निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब देखो, यदि आपने मैप को अच्छे से निहारा है, तो ही आप इसका सवाल का आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सवाल का आंसर देने में। देखो कैसे, यदि आप देखेंगे तो जावा जो है, जावा जो है वो सुमात्रा के पूर्व में है। इसका मतलब ये तो नहीं लगेगा। और अब आप देख सकते हैं, देखो सुमात्रा, जावा, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो, यहाँ भी तक भी ठीक है, लेकिन बाली नहीं आएगा।
इसका मतलब जो इसका नहीं वो बनेगा, आंसर बनेगा वो बनेगा बी। जैसे पहले सुमात्रा आएगा, फिर जावा, बाली और लोम्बे, तो इसका मतलब आंसर जो बनेगा आपका वो बी बनेगा। इंडोनेशिया द्वीप में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर आने वाले प्रमुख द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बे। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? अब देखो कौन सा देश सागर के तट पर स्थित नहीं है, इसमें यदि आप देखें तो टर्की है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है, तो सीरिया नहीं है। सीरिया काला सागर, अर्थात तो जो आप देखते हैं कि सीरिया सीरिया की जो स्थिति है वो काला सागर के तट पर नहीं है, या काला सागर के साथ वो सीमा नहीं बनाता। इसका देखो मैंने मैप डाला हुआ, शायद मैप लगा नहीं हुआ। कोई नहीं, फिर कभी मौका लगेगा तो फिर बताएंगे। देखो काला सागर के तट पर यूक्रेन है, यूक्रेन की सीमा लगती है, रूस की सीमा लगती है, जॉर्जिया की सीमा लगती है, तुर्की की सीमा लगती है, बुल्गारिया है और रोमानिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन यदि आपने रट्टा मारोगे तो ये रटने से याद नहीं होंगे, आप मैप को निहारना जरा। गूगल मैप पे चले जाना और वहां पर आप एक तरीके से सर्च कर सकते हैं ब्लैक सी, तो वहां पर आपको सारे देशों की सीमाएं दिख जाएंगी कि कौन सा देश कहाँ कहाँ है। अब इधर देखो ज्वालामुखी दिए है, इधर आपके देश दिए हैं। इधर अब आपको मैच कराना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है। वो जो माउंट रेनर है, माउंट रेनर आपका यूएसए में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आप सी को ही हटा सकते हैं केवल अभी। और माउंट एटना जो है, माउंट एटना का जो विस्तार है वो आपका इटली में है। ऐसे याद रख लेना, इटली एटना, इटली एटना से याद रख लेना। ए का 4 और बी का 1 देख लो, तो ए का 4 और बी का 1 आपका अब केवल बी में ही है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। माउंट पेरिकुटन, जो माउंट पेरिकुटन का जो विस्तार है वो मेक्सिको में है, और माउंट एपो जो वो आपका फिलीपींस में देखने को मिले। तो इस प्रकार आपका आंसर बी लग जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, माउंट रेनर यूएसए का है, माउंट एटना इटली का है, माउंट पेरिकुटन मैक्सिको का है, और माउंट एपो आपका फिलीपींस का है। अब आप देखो खुद अंदाजा लग रहा होगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखें तो एक तो आपको जनजाति वाला चित्र, जो ये जनजातियां हैं उनको जरूर याद करके जाना है। दूसरा, प्रसिद्ध शहर किसके लिए, जो विश्व के प्रसिद्ध शहर हैं वो किस किस के लिए फेमस है, उद्योग के लिए मतलब कोई एक तरीके से ऐसे मान लो कोई कृषि के लिए प्रसिद्ध है, फिर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और उद्योग में भी कैटेगरी होती है अलग अलग तरीके से, तो उन शहरों को जरा थोड़ा सा ध्यान रखना है लोग। हालांकि यदि टाइम लगा तो मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है आपका, तो वहां से भी अक्सर सवाल बनते ही हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? अब देखो कैरिबियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है, यदि आप देखें ग्रेनेडा कैरिबियन में स्थित है, और आगे देखेंगे मोंट सेंट सेराट, ये भी आपका कैरिबियन सागर में स्थित है, और एंगुएला जो है वो भी आपका कैरिबियन सागर में स्थित है। इसका मतलब आंसर क्या लगेगा आपका, डी। मडीरा जो है वो कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है। तो फिर है कहाँ, देखो मुंडीरा पुर्तगाल के दो स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पर्यावरण से संबंधित सवाल है आपके। तो दिवस तो जरूर ध्यान रखना आप लोग, दिवसों को आप अच्छे से पढ़ के जाना। अक्सर दिवस आपसे पूछ के जाते हैं, और पर्यावरण को लेकर देखो भारत का सभी देश चिंतित रहते हैं, लेकिन बस कागजी कार्रवाई होती है, धरातल पर कोई कार्य होता ही नहीं है। बस इसी तरीके के दिवस पे बस मनाते रहते हैं, बाकी का तो कुछ होता है नहीं। तो जो भी है जैसा भी है, चलो। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आंसर आपका। और ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ही ओजोन का निर्माण करते हैं। तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने प्रति वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का संकल्प पारित किया। इसी तारीख को वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जो विश्व में सबसे ज्यादा देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल है। और 2021 की विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? वैसे तो आप पढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए तो, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपसे जो विश्व ओजोन दिवस की थीम पूछी जाएगी वो आपसे पूछी जाएगी 22 की, 2022 की। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। देखो कार्बन क्रेडिट होता क्या है? देखो कार्बन क्रेडिट होता है कि यदि कोई व्यक्ति कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, और कोई कोई देश ऐसा है, एक देश तो ऐसा है जो कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, एक देश ऐसा है जो कार्बन का कम उत्सर्जन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन, ये जो ज्यादा देश है, ये जो पहला वाला देश है, तो ये अपना अपने कार्बन को मेंटेन करने के लिए इस देश से अपना कार्बन कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है, मतलब कार्बन इससे खरीद सकता है। इसका मतलब ये है
कि इसको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे इस देश के द्वारा, तो यहाँ पर ये कार्बन इससे खरीद लेगा, तो इसी को ही कार्बन क्रेडिट कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। तो किसके दौरान इसकी निकल कर आया था? तो ये तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई थी, तो आंसर इसका बी लगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में दुनिया भर के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया, और क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले के लिए यह बाध्यकारी प्रावधान था। कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। एक क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। कथन है और उसका कारण भी है। कहता है सही कूट का चयन करना है आपको। अब इसमें बताने तो सही कौन सा है और कौन सा सही नहीं। जैसे अब आप देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पारिस्थितिकी में एक दूसरे पर निर्भर ना हो, क्योंकि जो हमारी खाद्य श्रृंखला चलती है, खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है? वो एक दूसरे पर निर्भर ही चलती है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ही गलत हुई आपकी। अब ध्यान रखना आप, देखो आगे को पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन आपका काम यहीं से हो गया। अब आप जरा लॉजिकली सोचो, जब आपका कथन ए आपका गलत है तो ये दोनों कैसे सही हो जाएंगे? जब आपका ए आपका गलत है तो ये दोनों आपके कैसे सही हो जाएंगे? जब वो पहले कह रहा है कि सी में ए सत्य है, तो ए तो सत्य है ही नहीं किसी भी हालत में। इसका मतलब ए गलत है, और अब आर आपका अपने आप ही सत्य हो जाएगा, क्योंकि और चार से अलग तो आपके पास कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। तो एक ही स्टेटमेंट को पढ़कर यदि आपको अंदाजा लग गया, अंदाजा क्या, यदि आप 100% श्योर हो गए कि ये गलत है, तो आपका आंसर टाक से निकल गया। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। बिल्कुल, मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक जीव की जनसंख्या बढ़ती है या घटती है, तो यह शेष पारितंत्र को प्रभावित करती है। यदि खाद्य श्रृंखला में मेंढक पूर्णतः समाप्त हो जाएं, तो एक तरफ जलीय कीट पतंगे बढ़ेंगे, और वहीं भोजन के लिए मेंढक पर आश्रित मछलियों की संख्या भी घट जाएगी। तो ये तो खाद्य श्रृंखला का नियम चलता है। नेक्स्ट है आपका 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं आपके? और देखो 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य किस किसने रखा है, कैसे कैसे रखा है, वो देख लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि भारत का जो लक्ष्य है वो 2070 तक है नेट जीरो कार्बन। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक के उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही बनेगी? नहीं, सभी के लिए नहीं है। अब आप खुद देख लो, खुद भारत का लक्ष्य कहाँ है? 2070 तक। चाइना का लक्ष्य क्या है? 2060 तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2050 तक तो सबके लिए तो लक्ष्य नहीं है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत। जब पहली गलत हुई तो ये भी गलत हुई, और ये भी गलत हुई। अब आप इनमें चेक कर सकते हैं। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ये आपका भी आंसर लेंगे। नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है, और 2015 पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया था। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव वाला देश है, अर्थात भूटान इतना कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता, और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया ने 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक, चाइना ने 2060 तक, और भारत ने 2070 तक नेट जीरो की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या है? देखो फ्लाई ऐश कैसे होता है? फ्लाई ऐश किससे फैलता है? तेल शोधन से नहीं, उर्वरकों के से नहीं, ये भी नहीं, खनन से भी नहीं। इसका मतलब ताप विद्युत संयंत्र से फैलता है फ्लाई ऐश प्रदूषण। क्या कारण है, कैसे फैलता है? देखो ये कह लो कि एक जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है ये। देखो, फ्लाई ऐश वायु एवं जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। कोयला एवं लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र इसके प्रमुख स्रोत है। 22 अप्रैल 2021 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था कि सभी ताप विद्युत संयंत्र फ्लाई ऐश का पर्यावरण अनुकूल तरीके से उनके द्वारा उत्पन्न राख का 100% उपयोग सुनिश्चित करें। अर्थात जो इससे राख निकलती है उसका जो उपयोग करना है वो आपको 100% उपयोग करना है। तो कह रहा है नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। अब देखो, वायुमंडल में जो प्रकाश का प्रसारण होता है, प्रसार होता है, वो किसके कारण होता है? वो आपने देखा होगा, कभी आप कोई दीवार में छिद्र हो और आप अंदर
मकान में हूँ अपने में, तो वहां से आप देखते हैं कि एक लाइट पड़ती है, सूर्य की जो रोशनी आती है वो इस तरीके से आती है, और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे आप गौर से देखेंगे तो उसमें धूल के कण मिलते हैं देखने को। तो वही क्या है, इसका मतलब वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, धूल के कण। आंसर आपका डी होगा। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट, इधर दिया है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और इधर दिया है उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ किसकी है। देखो सिमलीपल, सिमलीपल कहाँ है? देखो सिमलीपल आप जानते हैं उड़ीसा में है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी को भी अब देखो, ए का चार्ट देख लो पहले। ए का चार्ट देखो तो सी और डी तो दोनों हट जाएंगे यहाँ से। पंचमढ़ी जो है आपका, वो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो इसका मतलब ए का 4 और बी का 3 दोनों में है। आगे बढ़ जाओ। नंदा देवी आप जानते हैं उत्तराखंड में। नौकरे एक मेघालय में हुई हो। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा, बी है इसका आंसर लग जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जैवमंडल अभ्यारण्य क्षेत्र आपका उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है और नौकरो मेघालय में है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। देखो, अनवीनीकृत होता है, एक नवीकृत होता है। नवीकृत का मतलब होता है जो नवीन होते हैं, और अनवीनीकृत में कौन कौन आते हैं। अनवीनीकृत में आपका आता है कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब आपके अनवीनीकृत आते हैं। अनवीनीकृत का मतलब ये होता है कि यदि एक बार ये पृथ्वी से समाप्त हो गए तो इनका उत्पादन दोबारा संभव नहीं है। और नवीनीकृत में यदि ये इसका मतलब पृथ्वी से समाप्त नहीं होंगे, इनको दोबारा भी बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, जैसे कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की श्रेणी में आते हैं। तो देखो, खुद सोचो, जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, क्या वो कभी समाप्त हो सकती है? ऐसा तो है नहीं कि समाप्त हो जाएगी। तो क्या पवन ऊर्जा जो बनाई जाती है, अर्थात जो हवा चलती है, क्या वो कभी खत्म हो सकती है? ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार ये है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की श्रेणी में आते हैं। रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके घनत्व मापन हेतु किया जाता है? तो रिंगलमैन स्केल से आप धुएं का घनत्व मापते हैं। बी, ए आंसर होगा इसका। रिंगलमैन स्केल धुएं के अवास्तविक घनत्व या अपारदर्शिता के मापन का एक पैमाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? सदाबहार सवाल है आपका, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, 1986 में लाया गया था इसको। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना है। अब इको मार्क, इको मार्क क्या होता है? इको मार्क जो प्रतीक है वो किससे संबंधित है, वो ये कह रहा है। तो इको मार्क उन्हें दिया जाता है जो सामग्रियां पर्यावरण हितैषी होती है, अर्थात पर्यावरण में आसानी से बायोडिग्रेडेबल होती हैं, उनको इको मार्क दिया जाता है। तो अर्थात पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, आप सर इसका भी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है आपका, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के वर्गीकरण के लिए इको मार्क योजना शुरू की गई है। यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रशासित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब देखो, जो जितने भी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं उनमें सबका जो अध्यक्ष बनते हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आंसर इसका ए होगा। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। अब देखो नेक्स्ट है, विज्ञान से संबंधित होंगे, इसमें आपका फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री भी इसी में होगी, और आपकी बायोलॉजी भी इसी में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिक्स को, भौतिकी को। तो देखो इसमें क्या क्या है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? अब देखो, कांच का जो कौन सा प्रकार है वो आपका काटता है क्रुक्स कांच। पराबैंगनी किरणों को काटने में सक्षम है आपका क्रुक्स कांच। डी आंसर लगेगा इसका। क्रुक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड होता है, और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को काटने में सक्षम होता है। इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछ ले कि तो, धूप के चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब इनमें से कोई एक ही सही होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या है वो, जब एक ही सही है, अब ये कह रहा है कि यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती।
सदिश राशि क्या होती है? इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई होती है, दोनों होते हैं इसमें। अब आप देखो, जो विद्युत होती है हमारी, वो कैसे चलती है? क्या उसे दिशा की जरूरत है? उसे तो गंगे को भी जिधर को भी आप छोड़ोगे उधर को ही चल पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, उसमें उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब उसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण। और यदि उसमें केवल और केवल परिमाण होता है तो इसका मतलब कथन आपका केवल एक ही सही होगा, यह एक अदिश राशि है। ये आंसर आपका। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्राय एक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक भी ध्यान रख सकते हैं आपका, जूल प्रति किलोग्राम। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये ध्यान रखना, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में दिशा की आवश्यकता होगी, लेकिन विद्युत विभव में दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार आपके भौतिकी से केवल और केवल कितना, आप देख रहे हैं, दो ही सवाल बने थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एलपीजी का मुख्य स्रोत है? तो एलपीजी का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है ब्यूटेन। सी आंसर होगा इसका। ब्यूटेन एवं प्रोपेन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, अर्थात जिन्हें एलपीजी बोलते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसका उपयोग खाना बनाने, रोशनी पैदा करने, वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी को अपेक्षाकृत कम दाब पर द्रव में संपीड़ित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? अब देखो, इस पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। इसका मतलब, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है, अर्थात जिस पर आवेश नहीं है तो इसका मतलब शून्य आवेश है। इसका मतलब आंसर क्या लगेगा उसका? बी लगेगा। एक न्यूट्रॉन एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, यह एक बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसके लिए? नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं, देखो क्लोरोफिल के लिए तो चाहिए नाइट्रोजन, आरएनए के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए, डीएनए के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैव अणु कार्बोहाइड्रेट है। रासायनिक दृष्टि से यह कार्बन और पानी का एक संयोजन है। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी पाया जाता है। नेक्स्ट, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो उसमें पानी निकलने लगता है, कारण क्या है? पानी का कारण निकलने का कारण है उसका परासरण। परासरण की क्रिया द्वारा ही खीरे से पानी निकलना प्रारंभ होता है, तो इसका मतलब आंसर सी होगा। तो अगर हम खीरे को काटने के बाद उस पर नमक छिड़कते हैं तो परासरण की क्रिया के कारण ही कुछ समय बाद पानी छोड़ता है। परासरण प्रक्रिया में नमक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलता है, अर्थात ऐसा मान लो कि जब उच्च सांद्रता वाले अणु निम्न सांद्रता वाले अणु की ओर चलते हैं तो वो किस क्रिया द्वारा चलते हैं? परासरण की क्रिया द्वारा ही चलते हैं। एक होता है विसरण। तो फिर विसरण क्या होता है? विसरण इसका जस्ट उल्टा होता है परासरण का। इसका मतलब निम्न सांद्रता वाले अणु जब उच्च सांद्रता वाले अणु की तरफ चलेंगे तो वो आपका विसरण के कारण होगा। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन बम जो बनता है वो नाभिकीय विखंडन से नहीं, नाभिकीय यहाँ पर संलयन होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो इसका मतलब एक सही है दूसरा गलत है, तो आंसर ए लगेगा। रेडियोधर्मिता पद का प्रयोग एक ऐसी प्रकृति प्राकृतिक प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है जिसमें परमाणु कण ऊर्जा का उत्सर्जन कर स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं और अधिक स्थायी परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिव क्षय भी कहते हैं। यह वास्तव में एक व्यक्तिगत परमाणु नाभिक का गुण है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, ये ठीक है। हड्डियों के में उपस्थित यौगिक के कैल्शियम सल्फेट फास्फेट होता है, ये भी ठीक है। दूध का खट्टा रंग जो खट्टा होना है, दूध का खट्टा नाइट्रिक अम्ल के कारण नहीं होता। तो किसके कारण होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। यदि दूध खट्टा हो गया तो उसमें लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाती है। तो आमाशय रस में उपस्थित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात HCl। आंसर आपका सी होगा इस प्रकार।
दूध में लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित होती है। दूध में खट्टापन जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब आप बायोलॉजी से संबंधित सवालों को देख सकते हैं, जैसे रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। देखो, रक्त में जो हम शर्करा को मापते हैं वो किस प्रकार मापते हैं? देखो, रक्त में जो शर्करा मापी जाती है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में नापी जाती है। तो बी आंसर होगा इसका। रक्त शर्करा स्तर आमतौर पर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि ग्राम प्रति लीटर का उपयोग द्रव्यमान सांद्रता के मापन हेतु किया जाता है। पीपीएम इसे बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन का उपयोग एक संदूषक मिट्टी के छोटे कणों की सांद्रता को मापन हेतु किया जाता है। एमएम ऑफ एचजी अर्थात मिलीमीटर ऑफ एचजी का उपयोग शरीर में तरल पदार्थों के दबाव को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब होता है ये बच्चों में होता है। नाम से ही पता लग रहा होगा, बेबी तो बच्चों में होता है, और वो भी किसके, जो ब्लू, इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसमें मिथेमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन के कारण ही बच्चे में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। इसके कारण क्या होता है, बच्चे का सारा शरीर नीला पड़ जाता है, इसी वजह से ये होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की क्षमता घटने के कारण होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे प्रमुख कारण है। मुख्य रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शिशु का शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथेमोग्लोबिन का निर्माण कर देते हैं, और मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम की होती है। बोtulism, बोtulism क्या है? देखो, बोtulism एक तरीके से जो भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैला, ये आपका आंसर। बोtulism भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैला। खाद्य जनित बोटुलिज्म एक गंभीर बीमारी है। यह आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थ में बनाने वाले शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन और बोटुलिक विषाक्त पदार्थों के अंतःग्रहण से होता है। बोटुलिज्म विषाक्त के 7 प्रकार होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ए भी है, जी भी है, ए, बी, ई, एफ मानव में बोटुलिज्म का कारण बनते हैं। शेष 3 अन्य स्तनधारियों एवं पक्षियों में बोटुलिज्म का कारण बनते हैं। तो ध्यान रखना है कौन पक्षियों में और कौन मानव में इसका कारण बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? अब देखो, हालांकि ये देखो सवाल जो था वो विवादित था, लेकिन जो वायु प्रदूषक का सूचक होता है बाई ऑप्शन वो लाइकेन होते हैं। ये ध्यान रखो, सी आंसर लगा सकते हैं आप इसका फिलहाल। देखो, लाइकेन एवं मास दोनों वायु प्रदूषण के प्रमुख महत्वपूर्ण सूचक हैं, मास भी और लाइकेन भी। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक शैवाल प्रजाति के हैं जो पेड़ के तने एवं चट्टानों पर पाए जाते हैं। मॉस भी लाइकेन की भांति ही होते हैं जो चट्टानों एवं पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मॉस समाप्त होने लगते हैं। अर्थात देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? सी माना। तो आप फिलहाल आप इसका आंसर सी मान सकते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी से होने वाला रोग है। देखो, राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये राइबोफ्लोविन होता क्या है? तो राइबोफ्लोविन बोलते हैं हम विटामिन बी 2। अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है चाइलोसिस। अर्थात चाइलोसिस का मतलब होता है, इसमें कई, आप एक तरीके से देखें तो कई बीमारियां शामिल हो जाती हैं, जैसे राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन बी 2 की कमी तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियों, एनीमिया और हृदय रोग से जुड़ी होती है। इसकी कमी से चाइलोसिस रोग अर्थात जो जो होते हैं ना, होठ होठ की जो दोनों साइड होती हैं, जो आपका मुंह होता है उसके दोनों साइड फटने लगती हैं, उसी को ही हम कहते हैं चाइलोसिस। अब कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो किसमें क्या क्या पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पेप्सो में विटामिन बी 6 का, मैं जो विटामिन बी 6 है वो धान चोकर में पाया जाता है, ये ठीक है। विटामिन डी कॉड मछली का तेल में पाया जाता है, ये भी ठीक। विटामिन सी नींबू में। अर्थात विटामिन ए जो है वो संतरे में नहीं पाया जाता। विटामिन संतरे में क्या पाया जाता है? तो संतरे में आपका विटामिन सी ही पाया जाता है। संतरा पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम आदि प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, अर्थात मच्छर के द्वारा नहीं फैलता? तो मच्छर के द्वारा देखो, डेंगू फैलता है, फाइलेरिया फैलता है, मलेरिया फैलता है, निद्रा रोग नहीं फैलता। तो आंसर आपका सी होगा इसमें। निद्रा रोग शीशी मक्खी द्वारा फैलता है, परंतु इसका कारक प्रोटोजोआ होता है। डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया इसके वाहक होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, देखो जो आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है? बायोलॉजी में एक तो आपको विटामिन पढ़ना है, विटामिन सारे, मतलब विटामिन से कौन सा रोग होता है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को, और उनसे संबंधित बीमारी कौन कौन सी होती है।
तो जरूर ध्यान रखना सारे। और पौधों में भी जो आपके जो अर्थात ये कर लो जो पादपों में बीमारियां होती हैं, पादपों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो वहां से आप अच्छे खासे उसको तैयार करके रखना अपने टॉपिक को, क्योंकि अक्सर बीमारियों को लेकर अक्सर सवाल पूछ लेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे में से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा किससे बनाया जाएगा? तो टापा कपड़ा बनाया जाता है मोरेसी कुल के पौधे से। बी आंसर लगेगा इसका। तो टापा कपड़ा बनाने हेतु शहतूत परिवार के पौधे की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रेड फ्रूट ममाकी का उपयोग भी किया जाता है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से टोंगा, समोआ, फिजी में बना एक बार्क क्लॉथ है। टम्प शब्द तहीती एवं कुक द्वीप से है, जहां कैप्टन कुक इसे इकट्ठा करने वाले और बाकी दुनिया से परिचित कराने वाले प्रथम यूरोपीय थे। नेक्स्ट है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का आधार क्या है? तो वो फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है? अल्विलोई। तो फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है वो अल्विलोई के द्वारा होता है। देखो फेफड़ों में विनिमय जो होता है वो कई प्रकार से हो जाता है। गैसीय विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त नलिका में चली जाती है। उसी समय CO2 रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वियोलोई तथा सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। Next, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो सामान्य दृष्टि के लिए जो आवश्यक है वो है रेटिनॉल। और रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम ही रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। अर्थात रतौंधी जो रोग होता है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, अर्थात एक व्यक्ति जिसे रात में दिखना बंद हो जाता है, वो किसके कारण होता है? वो विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट, कथन दिया है, कारण दिया है। अब आपको यहाँ पर देखना है। देखो मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता। और जब मानव शरीर सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता, पीछे ही बताया मैंने आपको, ए भी गलत, बी भी गलत और सी भी गलत है। बी आंसर इसका डायरेक्ट लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बाकी पढ़ने के लिए तो पढ़ ही लो। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। हाँ ये ठीक है, शरीर के विकास के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, शीत प्रकोष्ठ, अर्थात जिन्हें हम एक तरीके से कहते हैं ना कोल्ड स्टोर, उन्हें इसकी बात कर रहा है कि शीत प्रकोष्ठ फल भंडारण है तो दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है। ऐसा तो नहीं है। वातावरण में बढ़ती CO2 की सांद्रता ऐसा नहीं, श्वसन दर का ह्रास कर देती है, ये ठीक है। अर्थात जो हम कोल्ड स्टोरों में अपना खाद्य पदार्थ रखते हैं वहां पर, तो उनकी जो श्वसन की दर होती है उसको कम कर दिया जाता है वहां पर। और इसी वजह से क्या होता है, वो लंबे समय तक वहां पर बने रहते हैं। किसी वस्तु का भंडारण काल उसकी श्वसन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। किसी वस्तु को निम्न तापमान पर संग्रहित करने पर श्वसन दर घट जाती है तथा उसका संग्रहण काल बढ़ जाता है। वस्तु के आसपास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर पर्याप्त नियंत्रण भी श्वसन दर को घटाने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट, अब सवाल आ जाते हैं पॉलिटी से संबंधित। जो पॉलिटी है हमारी उससे संबंधित सवालों को देख लेते हैं, क्या कहते हैं देखो। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं वो किस किस कंडीशन पर देते हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये आपका ठीक है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण के विषय को सूचित करता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर सी लगेगा, दोनों ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 87(1) में के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे तथा संसद को उसके सम्मान के कारणों से अवगत भी कराएंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब देखो कौन सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे पास? 11। किन में किसमें उल्लेख किया गया है? तो भाग आप देखेंगे, भाग 4 क में इनका उल्लेख किया गया है। तो अब देखो, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना ये है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना ये भी है। आम चुनावों में मतदान करना, आम चुनावों में मतदान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रकार आपका आंसर ए बनेगा। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए और इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A या क्या कह लो और अनुच्छेद 51 कै जोड़ा गया, जो नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं, परंतु 2002 में
86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों में एक की वृद्धि कर देगी और अब 10 से कितने हो गए, वो 11 हो गए, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं, इनको जरा ध्यान रखना, आप कई बार पूछा गया है यहाँ से। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे उच्चल बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है आपका, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट आपका 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत से जोड़ा गया था। नेक्स्ट, कथन और कारण दिए, कहता है कि कौन सा इसमें सही है। जैसे, भारत के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब पहला ही आपके कंडीशन गलत, क्योंकि जो भारत की मंत्रिपरिषद है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ना कि राज्यसभा के। अब आप फिर से वही अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हटाओ यहाँ से, इसको भी हटा दो और इसको भी आप हटा दो यहाँ से। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी आपका आंसर लगेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के पात्र रखते हैं, इसका मतलब ये ठीक है। आर आपका ठीक है एकदम। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री संसद के किसी भी सदन से संबोधित हो सकते हैं। संविधान इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता रखता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी दिन उसी सदन में मतदान करने का हकदार है जिसका वह सदस्य होगा। कौन सुमेलित नहीं है, अब आप देखो। देखो, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये ठीक है। राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, वो कहाँ से ली गई है, वो आप देखें तो वो कनाडा से ली गई, कनाडा। तो आंसर आपका सी लगेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। देखो, शून्यकाल का अर्थ क्या है, सत्र का प्रथम घंटा नहीं, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है ये भी नहीं, प्रश्न काल के पूर्व का काल नहीं, प्रश्न काल के ठीक पश्चात का, अर्थात प्रश्न काल के ठीक पश्चात का जो काल होता है वो आपका शून्य काल के नाम से जाना जाता है। संसद प्रक्रिया में नियम शून्य काल का उल्लेख नहीं है। शून्य काल वह समय होता है जब संसद सदस्य तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्य काल के दौरान मुद्दे को उठाने के लिए सांसदों की बैठक के दिन 10 बजे से पहले अध्याय सभापति को नोटिस देना होता है। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल की संज्ञा दी जाती है, अर्थात जो प्रश्नकाल शुरू होता है, प्रश्नकाल के बाद जो शून्यकाल शुरू होता है वो 12 बजे से शुरू होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। देखो, आकस्मिक निधि से जो संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 267, आंसर आपका सी बनेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 एक के तहत संसद आकस्मिकता निधि के गठन की व्यवस्था कर सकती है। ऐसी निधि से कोई भी अग्रिम नहीं दिया जाएगा सिवाय ऐसे आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए जिसका विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन संसद द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित कौन सा नहीं है, देखो, संप्रभुता है, लोकतंत्र है, पंथनिरपेक्ष है, संघीय शब्द नहीं मिलता। तो प्रस्तावना में संज्ञा शब्द देखने को नहीं मिलेगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता है। तो संघीय शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज, देखो 2022 में भी सवाल पूछा, 2021 में भी सवाल पूछा। तो पंचायती राज को एकदम रट के रखना, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। देखो, तैयार करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना, क्योंकि मेंस में भी बिल्कुल वहां पर एक डिट्टो दिखाया गया है कि हाँ, पंचायती राज की आपकी मेंस में भी भूमिका पूरी तरीके से है, तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ के जाना।
तो पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहता है कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी, उसके बाद कौन सी समिति बनी, ये जानना चाह रहा है आपसे। तो देखो, यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले इनमें देखें तो वो बी आर मेहता समिति, जिसे आप क्या बोलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, 1957। तो ये समिति बनी थी, सबसे पहले यही समिति बनी थी। तो तीन देख लो आप, तीन कहाँ है आपका वो देख लो। ए भी खत्म, सी भी खत्म, अब आप बी और डी में आपका पंगा खड़ा होगा, तो आगे बढ़ जाओ जरा। तो यदि आप देखेंगे जो अशोक मेहता समिति है उसका गठन हुआ था 1977 में। और एल एम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था, तो एल एम सिंघवी की समिति का गठन हुआ था 1985 में। और फिर आप देखेंगे जी वी के राव समिति का गठन हुआ था, ये आपका 85 है, 1986 में। तो अब आप मैच करा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पहले तीन आएगा, फिर एक, फिर चार, और तो बी आंसर लगाएंगे आप। ये इसने वही दिखा रखा है पढ़ने से। देखो, बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1927 में तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था की इसने सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में गठित हुई, दो स्तरीय पंचायत की सिफारिश की इसने। और एल एम सिंघवी समिति ने 1985 में नियोजन की आधारित इकाई जिला सिफारिश की थी, जिला की सिफारिश की थी। और जीवी के राव समिति का जो गठन हुआ था 1986 में, पंचायत को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की इसने सिफारिश की थी। कौन सुमिलित नहीं है, जैसे न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका ठीक है, भाग 4 में डीपीएसपी में आपको देखने को मिलेगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये किसमें है, ये आपका अनुच्छेद 46 में, ये भी आपका ठीक है। फिर कह रहा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, तो वो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 ए में नहीं है आपका, किसमें है, 43 बी में है। केवल इस ए की प्रॉब्लम है यहाँ, इसका मतलब सी आंसर है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में ही है, ये भी आपका ठीक है। तो सी आंसर होगा इस प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है, तो वो कौन सा, पीछे मैंने आपको करंट अफेयर में ही पढ़ाया, पिछली ही क्लास में 101 रुपए का कन्यादान किया गया था, इसका मतलब 101वां संविधान संशोधन किया गया था कब, 2016। वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा, देखो, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्वारा, केवल उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्वारा ही ऐसा काम किया जा सकता है। देखो, जो राज्य के विषय है, राज्य के विषय पर निर्णय केवल राज्य ही ले सकता है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 321, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं, अतः राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो वो लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है, वो कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इसका आंसर होगा। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है और पहली बार इसका गठन 1921 में किया गया था, अर्थात आजादी से पहले से ही चली आ रही है। समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा स्पीकर को समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में सजाइए। जैसे वो आपसे कहे कि इनमें से किसके गठन, अब देखो यदि आपको इनके गठन की पता है डेट, तो आप इसका आंसर लगाएंगे। जैसे गोवा की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था, वो पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। से तेलंगाना को तो आप जानती हैं 2014 में, और इसकी तो कंप्लीट डेट भी याद होगी, 2 जून 2014 को हुई थी। झारखंड बना था, झारखंड आपका, और आपका एक तरीके से देखेंगे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों एक ही साल में बने थे, 2000 में। तो झारखंड 2000 में। उसके बाद में हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। अब आप मैच करो, इसका मतलब पहले तो चार ही आएगा, तो चार देख लो कहाँ है। तो ए और सी तो खत्म, बी और डी में देखो चार के बाद क्या होगा, चार के बाद आपका एक आएगा, तो चार के बाद एक, इसका मतलब बी आंसर लग जाएगा। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया, 18 वर्ष। इसके लिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत इस तरह का काम किया गया था, किसके समय में, ये राजीव गांधी के समय में किया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से भारत में लोकसभा लोकसभा राज्य
कि विधानसभाओं के चुनाव के मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के माध्यम से संभव हुआ, जो लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की गई? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना जो की गई थी, वो उसके लिए समिति बनी थी सरकारीय आयोग। तो इस सरकारीय समिति के तहत ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारत में किया गया था। कब किया गया था? 1988 में। अर्थात केंद्र एवं राज्य के मध्य वर्तमान व्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1988 में जस्टिस आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। सरकारिया आयोग ने एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की और की सिफारिश की थी और 28 मई 1990 को के राष्ट्रपति आदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी में होता समिति का गठन किया गया था 2004 में। बी आंसर लगे। लोक सेवा संबंधी सुधारों की सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से 3 फरवरी 2004 को यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? ये देखो, विधानसभा महाभियोग के आधार पर नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। सी आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, उन्हें राज्य का लोक सेवा आयोग नहीं हटा सकता। इसका मतलब उन्हें कौन हटाएगा? ना ही उन्हें हाई कोर्ट हटा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब उन्हें हटाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात कौन? यदि सुप्रीम कोर्ट जांच करे और उन्हें दोषी पाया जाता है, तो उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से फिर हटा सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाए जाने या निलंबित किए जाने संबंधी खंड 3 के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। कथन दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा सही है। अब देखो कौन सा सही है इसमें। यदि आप देखेंगे, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बने थे वो सुकुमार सेन थे, ये आपका ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बनी थी वो रमा देवी बनी थी, ये भी ठीक है आपका। तो इसका मतलब आंसर दोनों ही ठीक है, सी आंसर। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा। और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बनी थी वो वीएस रमा देवी। इनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। भारत के वर्तमान में 24 मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है, अर्थात 24 में जो है वो। लेकिन फिलहाल यदि आप देखेंगे तो ये भी बदले जा चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा करंट से रिलेट कर लेना इस चीज को। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? देखो, मूल अधिकारों के बारे में किसने ऐसा कहा है? तो ऐसा कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डी आंसर लगेगा इसका। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? और देखो, प्रथम बार कौन सा नहीं, ये कह रहा है साधारण विधेयक, ये किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक, ये भी हो सकता है। राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये भी हो सकता है। इसका मतलब धन विधेयक। धन विधेयक जो है वो प्रथम बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब संविधान के अनुच्छेद 109 में उपबंध के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। किसी भी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने तथा राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजे जाने के पश्चात इसे राज्यसभा द्वारा प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अवधि के भीतर लोकसभा को वापस भेजना होता है। इसका मतलब धन विधेयक के संबंध में जो राज्यसभा की शक्तियां हैं वो एक तरीके से केवल और केवल नगण्य ही है, अर्थात उस विधेयक को केवल और केवल राज्यसभा 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। नेक्स्ट, है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कालानुक्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। अब देखो सही कालानुक्रम, देखो यदि बात ध्यान ध्यान रखना है आपको, गोलकनाथवाद कब आया था? 1967 में। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। और 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1971 में। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। मैच करा लो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा आपका 1967, अर्थात एक लगेगा इसमें। सबसे पहले तो एक को देख लो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। एक के बाद क्या आएगा आपका? पहले एक आएगा, फिर आपका तीन आएगा 1971। तो तीन लगा लो, तो एक के बाद तीन देख लो, तो आंसर आपका ए बन जाएगा।
नेक्स्ट है, ये इधर देखो, इधर आपकी राज्य दिए हैं और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया है। तो को एक चीज और ध्यान रखना है, लोकसभा में क्या कितना प्रतिनिधित्व है प्रत्येक राज्य का, राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है प्रत्येक राज्य का। तो दोनों की सीटें जरूर ध्यान रख के जाना आप लोग। और जो जिनके हाल ही में चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, उनसे जरूर याद रखना, अक्सर वहीं से सवाल बनता है। अब देखो, इसमें क्या होगा, राजस्थान, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राजस्थान में 10 सीटें हैं। इसका मतलब ए का एक लगेगा, इसका मतलब बी भी नहीं लगेगा, फिर डी भी नहीं लगेगा आपका। और उसके बाद में गुजरात में जो है वो 11 सीटें हैं राज्यसभा की। तो ए का एक और बी का तीन देख लो। तो ए का एक, बी का तीन, इसमें ए में ही है तो ए ही लग जाएगा आपका। तो सी, यदि आप देखेंगे सी में कर्नाटक, कर्नाटक में कितनी है सीटें होंगी, तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर ए लग जाएगा। अब अर्थव्यवस्था से संबंधित देख लेते हैं। देखो देखो, अर्थव्यवस्था में ज्यादातर मुद्दे क्या रहते हैं, करंट के, करंट से रिलेट करके पूछेगा। लेकिन यहाँ हमें अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। जैसे देखो, 2019 विश्व में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा। देखो, व्यापार शेष सर्वाधिक आधिक्य कहाँ से रहा था, यूएसए से, और वर्तमान में भी यही स्थिति है। क्योंकि हम जो है वो सरप्लस में चलते हैं अमेरिका के साथ। और लेकिन जब भी हम चाइना से व्यापार करते हैं, तो चाइना से व्यापार करने में हमारा कम से कम 100 बिलियन का अंतर होता है। अभी पीछे आपने देखा था कि 135 बिलियन डॉलर का हमने व्यापार करा, जिसमें से हमें कितने का, हमने कितने का करा है, 35 का। चाइना ने कितने का हमें बेचा है सामान, 100 बिलियन का। तो ये जो अंतर है ये मैच नहीं खाता कहीं से भी। इसी वजह से भारत सरकार बड़ी चिंतित रहती है और इसे कम करने का प्रयास में तत्पर है। तो आंसर आपका इसमें फिलहाल यही लगेगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में तक की से शामिल किया गया था। देखो कब, कितने में, देखो, जो इनकी आकांक्षी जिले जिन्हें हम एस्पायरेंट्स स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। तो कितने जिले हैं वर्तमान में, 112, और 112 जिले में से वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो 118। ये जो सवाल है ना आपको, ये मैंने पीछे आपको करंट अफेयर में बताया था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। सारे आठों के आठों जिलों के मैंने वहां पर आपको नाम भी बताए थे, जैसे सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है आपको। तो सी आंसर लगेगा इसमें। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। देखो, सामाजिक विकास की जो सिद्धांत है वो किया था अगस्टस काम्पटे ने। डी आंसर लगेगा। तो सामाजिक विकास के 3 चरणों का नियम फ्रांस के समाजशास्त्री अंगस्तस काम्टे की पुस्तक द कॉमर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी में विकसित एक विचार है। यह बताता है कि समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से कल्पित 3 चरणों के माध्यम से विकसित होता है। नंबर 1 क्या है, धार्मिक चरण, दूसरा है उसका आध्यात्मिक चरण, और तीसरा है उसका सकारात्मक चरण। Next, उत्तर प्रदेश का बजट है, पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन फिलहाल जब आपने लिया ये तो यहाँ पर पढ़ ही लेते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, आपको बजट कौन सा तैयार करना है, 23-24 का। अपना बजट 23-24 के लिए तैयार करके चलना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, कह रहा है कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लाई गई, इसमें शामिल की गई थी क्या, ऐसा था, हाँ, ये इसमें शामिल की गई थी। इसका मतलब ये तो आपका सही होगा। अब कह रहा है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना भी इसी का पार्ट है, ये भी ठीक है। और मुख्यमंत्री श्रमिक आवास उद्यमिता विकास योजना भी इसी से संबंधित, ये भी ठीक है। युवा उद्यमिता विकास योजना इसमें नहीं थी, इसका मतलब ए आंसर लगेगा। डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई के बारे में मैंने आपको पीछे की ही क्लास में, अर्थात ये कह लो कि जो डे आपका 4 है और डे 5 वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा कंप्लीट डब्ल्यूपीआई के बारे में बताया और सीपीआई के बारे में भी बताया। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस प्राइस इंडेक्स होता है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो सबसे अच्छा कौन माना जाता है इसमें, सीपीआई। तो सीपीआई की गणना अच्छी खासी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आम आदमी को भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन होलसेल में एक आम आदमी को शामिल नहीं किया जाता, वो व्यापारी से व्यापारी के बीच होता है। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है। तो ये जो जारी करता है वो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसके बारे में इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एचडीजी इंडेक्स, ये भी पीछे ही आपको पढ़ाया जा चुका है। इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एचडीजी, अर्थात एचडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, में के संबंध में प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। अब देखो, इसने थोड़ा सा सवाल घुमा दिया। इसमें देखो आंध्र प्रदेश भी था, तमिलनाडु भी था, गोवा भी था। इसका मतलब कौन नहीं था, गुजरात नहीं था यहाँ पर।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन पात्रता का मानदंड नहीं था? ये देखो, इसमें उम्र 1840 तक होनी चाहिए, ये ठीक था। न्यूनतम हाई स्कूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी ठीक था। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक था। तो भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो, ये ठीक नहीं था। इसका मतलब क्या था? यूपी की योजना थी तो केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही थी, या उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए थी, नागरिक नहीं कहेंगे। नागरिक कहना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि हम लोग जो हैं वो नागरिक केवल और केवल भारत के हैं। उत्तर प्रदेश के हम केवल और केवल निवासी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में नागरिकता कैसी है? नागरिकता का एकल है। हमारे देश में जो नागरिकता अपनाई गई है वो एकल नागरिकता अपनाई गई है। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, क्या ऐसा है? हाँ, कह सकते हैं ऐसा है। इसका मतलब ये तो ठीक है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। हाँ, ये भी है, क्योंकि बिना निवेश के पूंजी का आप निर्माण ही नहीं कर पाएंगे। जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पूंजी का निर्माण होगा कैसे? तो इसके लिए आंसर आपका सी, दोनों ठीक है। तो पूंजी निर्माण एक शब्द है जिसका उपयोग किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान शुद्ध पूंजी संचय वर्णन करने के लिए किया जाता है। विश्व बैंक शुद्ध बचत में परिवर्तन का आकलन करके पूंजी निर्माण को मापता है। यदि घरेलू बचत दर बढ़ रही है तो बचतकर्ता अतिरिक्त डॉलर का निवेश कर सकता है और स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकता है। यदि अधिक परिवार बचत कर रहे हैं तो देश नकदी अधिशेष की रिपोर्ट कर सकता है, जो पूंजी निर्माण के लिए सकारात्मक संकेत होता है। नेक्स्ट है आपका सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अर्थात इसे बोलते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। भारत का सबसे पुराना बीएसई अर्थात स्टॉक एक्सचेंज है। प्रचलित सूचकांक बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों को शामिल किया जाए? इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियां शामिल होती हैं, तो आंसर इसका बी लगेगा। सेंसेक्स शब्द भारत में बीएसई के बेंचमार्क इंडेक्स को दर्शाता है। इसमें भारत की 30 सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक कारोबार कंपनियां सूचीबद्ध है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के मापन का आधार प्रदान करता है। 1956 में वैधानिक दर्जा प्राप्त प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 बीएसई भारत का सबसे पुराना अर्थात 1875 में स्थापित है स्टॉक एक्सचेंज है। इसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा अर्थात S&P द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष में 2 बार जून एवं दिसंबर में इसकी समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और आपको इसमें आंसर देना है। यदि आपसे पूछा जाए, देखो, यदि आपसे मैचिंग के लिए देखें तो मैचिंग के लिए इसमें आंसर बनता नहीं सही से, क्योंकि आम आदमी बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो यदि आपको देखा जाए तो वो हुई थी 2007 में। ठीक, तो 2007 में हुई थी, तो आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत देखें तो एक का तीन देख लो। तो देखो, ऐसे देखें तो एक का तीन तो एक में लग जाता है, लेकिन जरा इसकी व्याख्या देखो। वो कह रहा है आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में लाया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लाई गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लाई गई थी। अब देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस विकल्प का उत्तर क्या माना है? सी, जो हमने सी भी यहाँ पर दिया है, तो उसको आप मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 मई 2015 को हुई थी, और इसमें 9 मई 2015 का जो है वो ऑप्शन ही नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये थोड़ा उसमें आ जाता है, संकट में। या नेक्स्ट आगे बढ़ो। कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? आप देखो, इसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है ये ध्यान रखना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को, ये ठीक है। बोनस भुगतान अधिनियम को, इसको भी। संविदा श्रम अधिनियम को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इसका मतलब जहां जहां तीन है फंसे तो हटाए दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये भी ठीक है। इसका मतलब सी आंसर, एक, दो और चार लगे। देखो, मजदूर संहिता अधिनियम 2019 में चार अधिनियमों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूर संसदीय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1975 शामिल किया गया है। नेक्स्ट, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सबसे सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये मापन किस आधार पर किया जाता है? तो वो मुद्रास्फीति का जो मापन किया जाता है, पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका जो होता है वो सीपीआई पर होता है, अर्थात सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। तो आंसर इसमें सी लगेगा। हेडलाइन, मुद्रास्फीति का मापन अखिल भारतीय सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड जो सामूहिक होता है, ये वर्ष दर पर परिवर्तन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बजट का सवाल है, आप छोड़ सकते हैं इसको यहीं पर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष था? कौन भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष था? देखो, केसी नियोगी थे। जो मिस्टर केसी नियोगी है वो यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो एन के सिंह है। और वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 16वें वित्त आयोग की तैयारियां हो चुकी है। नेक्स्ट, कथन दिया है, कारण दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कूट सही है। अब आप मैच कराओ। देखो, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है। जो भारत शासन अधिनियम है ना 1951 का, उसके तहत इनकी निश्चित होती है, तो राष्ट्रपति नहीं करता। तो पहला कथन गलत। और जब पहला ही गलत तो ए भी खत्म, बी भी खत्म और सी भी खत्म। तो आंसर इसका डी। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हाँ, ये ठीक है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के में वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन, शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? देखो, पूंजी का संचय व तकनीकी सुधार ये है। जनसंख्या में परिवर्तन लाना ये भी है। विशेषीकृत क्रियाएं या गतिविधियों में श्रम विभाजन ये भी ठीक है। तकनीक विद एवं नौकरशाही नहीं होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। देखो, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य है कि इस राज्य और केंद्र के बीच में जो राजस्व आता है उसका बंटवारा किस प्रकार से हो उसकी वो सिफारिशें करता है। तो आंसर इसका ए लगेगा। तो संघ और राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना होता है। Next, संविधान के अनुच्छेद 280 के 3 में वित्त आयोग के कार्यों का विवरण है। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्य के बीच ऐसे आगमों तत्संबंधों के आवंटन के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। नेक्स्ट, कथन दिया है, कारण दिया है और पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा होगा। और देखो, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ये भी ठीक है। यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन अथवा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ए आंसर लगेगा। दोनों ठीक है और एक ही सही व्याख्या भी करता है। अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है जब आपूर्ति जबरदस्त ढंग से घट जाती है जबकि मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। अब देखो, जनसंख्या और नगरीकरण से ही सवाल को ले लेते हैं। दो सवाल है सारे। जैसे देखो, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना हो। क्या ये ठीक है आपका? तो देखो, वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर जो है वो 2.7 है। ये भी ठीक है। कहने के लिए तो देखो ये ठीक है, लेकिन देखो, स्थिर किसी भी देश की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए वहां पर जन्म दर जो होनी चाहिए वो 2.1 की ही होनी चाहिए। लेकिन इसकी जरा व्याख्या देखो। 7 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर विधेयक जारी किया जिसका आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। इस प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य राज्य की प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1 अर्थात 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो सी माना है। तो कंडीशन तो दोनों ही ठीक बननी है। तो आप इसका आंसर फिलहाल सी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था जो होती है वो द्वितीय अवस्था होती है। आंसर इसका बी होगा। समय के साथ शहरीकरण के स्तर में परिवर्तन को शहरीकरण वक्र कहा जाता है जो विकसित एवं विकासशील देशों के अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर शहरीकरण की प्रगति के मॉडल हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो जे आकार का, एक एस आकार का। मतलब ये जो ऐसा है, पहले तो धीरे धीरे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, फिर घटेगी और फिर उसके बाद में फिर से तेजी के साथ बढ़ना शुरू करती है। ऐसे ही जो अर्थव्यवस्था जो है वो पहले घटेगी धीरे धीरे और फिर और ज्यादा घट जाएगी। तो इस प्रकार एस आकार का संबंध नॉर्थम ने वर्ष 1979 में तीन स्तरीय सिद्धांत दिया था जिन्हें क्रमशः आरंभिक अवस्था, त्वरित अवस्था और अंतिम अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसलिए त्वरित अवस्था नगरीकरण को द्वितीयक द्वितीयक अवस्था है, अर्थात त्वरित अवस्था जो है वो नगरीकरण की दूसरी अवस्था है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई? देखो, 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है ये तो आप ध्यान ही रखना। तो ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। बी आंसर।
नेक्स्ट आपका जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? देखो कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? यदि आप देखें तो इसे आंख मीच कर भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग आप ये कह सकते हैं कि 20 करोड़ के आसपास है। लगभग 20 करोड़ से थोड़ी कम है, 19 करोड़ कुछ है। तो नेक्स्ट आपका देखो, उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341, लगभग 20 करोड़ के आसपास आप इसे मान सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? देखो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यदि आपसे देखा जाए तो कहने के लिए तो देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है। और यदि आप मिजोरम का देखेंगे तो मिजोरम का 52 है। और पश्चिम बंगाल का देखें तो जनसंख्या घनत्व 101,028 है। और हिमाचल प्रदेश का जो है वो आपका 123 है। अब आप इसमें आंसर दे सकते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो जनसंख्या घनत्व वो कैसे मापा जाता है, एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं वो उसको नापता है। तो इस प्रकार आपका आंसर, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में एक वर्ग किलोमीटर में ओनली केवल और केवल 17 लोग ही रहते हैं। नेक्स्ट, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है। क्या नगरीकरण से जन्म दर कम होती है? हाँ, क्योंकि नगरीकरण में देखो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा वो समझते हैं इस बात को, इसी वजह से वो कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है, ठीक है। ये भी ठीक है, क्योंकि यदि साक्षरता दर उच्च होगी तो जन्म दर से सीधा संबंध होगा, जन्म दर वहां पर कमी होगी। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे से जानता है कि किस प्रकार से पालन पोषण करना है बच्चों का। क्योंकि एक बच्चे के पालन पोषण में और उसको शिक्षा दीक्षा देने में ही, उसे सभ्य समाज में अपनी जगह बनाने में ही बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो इसी वजह से पढ़ा लिखा व्यक्ति वो समझता है इस बात को। तो इसलिए आंसर क्या होंगे? सी आंसर लगेगा। सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने पर नगरीकरण जन्म दर को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उच्च साक्षरता दर निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और देखो राज्य विशेष भी देख लेते हैं कि क्या कहता है राज्य विशेष। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखो सुर सरोवर है, समसूर पक्षी अभ्यारण्य है, चरसई नवार झील है। तो सुर सरोवर सरोवर मानसर मानसर झील ये यहाँ पर नहीं है। तो ये कहाँ है? ये आपका जे एंड के में आपको देखने को मिलेगी। तो डी आंसर लगेगा इसका। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़। डी आंसर होगा। आप इसका क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, 660 वर्ग किलोमीटर का है केवल। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? देखो ये जो आरंभ हुई है ये मजदूरों के लिए हुई थी। ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा क्या हुआ था इसमें? देखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना लॉन्च की गई। इस योजना के अंतर्गत फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यों या वर्कशॉपों में कार्य करने वाले श्रमिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल वही श्रमिक या मजदूर उठा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश श्रम विभाग कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होंगे। समसमायिकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं पर ही ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अब विविध को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। और जो पहला जो नगर निगम स्थापित हुआ था वो अंग्रेजों के द्वारा मद्रास में किया गया था। बी आंसर का। भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1876 में कलकत्ता में और 1888 में बॉम्बे में नगर निगम स्थापित किया गया था। तो क्रम भी याद रख सकते हैं, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। और इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित हुई थी 1901 में। बी आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक 1901 में लंदन के एस सोनिस्टन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था? देखो देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था कानपुर में। 19 दिसंबर 2016 को कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान आईआईएस की नींव रखी थी। यह संस्थान कौशल विकास मंत्रालय एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर के संयुक्त प्रयास से खोला जा रहा है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। बी आंसर होगा। स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुर से
सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को जैन आचार्य की 121वीं जयंती के अवसर पर किया था। अष्ट धातु से निर्मित यह प्रतिमा 151 इंच ऊंची है। यह प्रतिमा राजस्थान के पाली में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, सुगम्य भारत अभियान योजना संबंधित है। देखो, सुगम्य भारत अभियान योजना का संबंध जो है वो है दिव्यांग व्यक्तियों से। ए आंसर होगा। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया है। देशव्यापी अभियान है। यह अभियान दिव्यांग लोगों के लिए एक भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना, संचार, पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, इधर संस्थान दिए हैं, इधर अवस्थित दी है। पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब आप देखो, अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है। कीनिया की राजधानी नैरोबी है, तो ये आपका ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, ये भी आपका ठीक है। और जो आप देख रहे हैं कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ है आपका, सॉरी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बाना में नहीं है, ये आपका झांसी में है। इसका मतलब आंसर आपका सी लगेगा। तो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक। नेक्स्ट, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था। देखो, विश्व की बात करता है, तो यदि वो विश्व की बात करेगा तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। लेकिन यदि वो कहते हैं कि भारत में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो आप देखेंगे एक तरीके से हम्म, वो किया था के वेणुगोपाल साहब ने। यदि वो भारत की बात करता है, भारत में पूछ रहे तो के वेणुगोपाल, विश्व में पूछ रहा है तो विश्व का क्रिश्चियन बर्नार्डो। फिलहाल इसका आंसर सी होगा। 3 दिसंबर 1967 को विश्व के प्रथम मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण कैप टाउन स्थित ग्रूटे सूर अस्पताल में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा संपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। अब देखो, कौन सा तत्व नहीं है ग्रामीण समुदाय का। देखो, हम की भावना होती है ग्रामीण में, क्षेत्र की भावना होती है, आत्मनिर्भरता होती है, सांस्कृतिक विविधता नहीं होती। अर्थात यही आपका आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। ये संकलन क्या था, ये संकलन जो किया था वो किया था अमीर हसन सिद्दीकी ने। आंसर इसका ए होगा। तो ख्वाजा अमीर हसन अल सिद्दीकी फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। तो ये कौन सा है। देखो, भारत के जो अंतरिक्ष स्टेशन चल रहे हैं वहां पर वो दो हैं फिलहाल। एक तो है वर्तमान, एक तो है भारतीय आपका, एक है मित्री। इससे पहले जो चल रहे थे वो था हमारा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री फिलहाल वो बंद के कगार पर, इसी वजह से हमने यहाँ पर अपना अलग से निर्माण कर रखा है सी। इसका इस प्रकार इसका जो आंसर लगेगा वो सी लगेगा। तो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान स्टेशनों की स्थापना की गई, जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय है। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 परिचालित अनुसंधान है, एक तो मैत्री और दूसरा भारतीय। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है। इधर ग्रंथ दिए हैं, इधर उनके रचयिता दिए हैं। जैसे रागमाला, तो रागमाला के जो रचयिता है, रागमाला की रचना की थी पुंडरीक विठल स्वामी ने। ए का 3 देख लो, तो ए का 3 आपका केवल और केवल ए में ही है, तो इस प्रकार आंसर तो मिल गया आपको। बाकी को मैच करा लो। रस कौमुदी श्रीकंठ की है, राग विबोध वो सोमनाथ की है, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वो वेंकट रमन की है। इधर भी आप देख सकते हैं, रागमाला पुंडरीक विठल साहब की है, रास कौमुदी श्रीकंठ की है, राग विबोध सोमनाथ की है, और चतुर्दंडिका प्रकाशिका वेंकट रमन की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो सबसे ज्यादा जो परावर्तित करता है रोशनी वो ताजा बर्फ, अर्थात ये कह लो कि जो बर्फ होती है, बर्फ से ढकी भूमि होती है, वो सबसे ज्यादा करती है। सी आंसर। नेक्स्ट है, ताजा बर्फ से ढकी भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। उसके बाद क्रमशः रेत, फिर प्रेरी घास के मैदान आते हैं, और फिर धान का खेत आता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, सुकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, कहाँ है सुकोत्रा द्वीप। ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ये ओमान में नहीं है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये ठीक है, इसका मतलब आंसर केवल बी हो, केवल दो सही है। और देखो, सुकोत्रा द्वीप हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में अवस्थित है। यह यमन शासित प्रदेश है। 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। सुकोत्रा द्वीप अपनी प्राकृतिक विविधता एवं जैव विविधता के कारण विश्व में सार्वभौमिक महत्व का स्थल है। यहाँ पाई जाने वाली 37% पौधे की प्रजाति और 90% रेंगने वाले जीव तथा 95% घोंगे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते जितने यहाँ पर पाए जाते हैं।
तो इस प्रकार तो ये तो हो जाता है आपका 2021 का जो पेपर है वो ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बता दिया। तो देखो, यदि आपको 2021 के पेपर की पीडीएफ की आवश्यकता है, एक बार रिवीजन हो जाए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो आपको मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ पूरे 1 साल का कंप्लीट कर रहे हैं वहां पर, उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि आपके पास कोई क्वेरी है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप या तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको देखो किसी भी प्रकार के या किसी भी सब्जेक्ट के फिलहाल नोट्स की जरूरत है, केवल यूपीपीसीएस के लिए, केवल यूपीपीसीएस के लिए आवश्यकता है, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।